ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। अब जो आपकी नजरों के सामने है वो पब्लिश्ड सोर्स है, और जो आपकी नजरों के सामने नहीं है वो अनपब्लिश्ड सोर्स है। तो मैंने होमवर्क दिया था, लेकिन मैं खुद ही पढ़ा दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे। जैसे आप बात करते हो सेकेंडरी डाटा की, तो अक्सर ही आपके रिसर्च पर्पस में काम आता है। कई लोगों ने बनाकर रख दिया है, बस आपको इसको रिफर करना होता है, मतलब देखना होता है। तो अगर मैं ये बोलूं ये पब्लिश्ड सोर्स में है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये अलग अलग नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स होती हैं, जो आपको आराम से मार्केट में या इंटरनेट पर मिल जाती हैं, जिसको देखकर आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, जैसे कहाँ कहाँ मिलेगी, गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस आते हैं, जैसे इंडियन ट्रेड जर्नल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बुलेटिन आता है, मतलब कैसी बैंकों की परफॉर्मेंस चल रही है उसको लेकर। नेशनल इनकम के कैलकुलेशन आते हैं, हमारे देश की सेंसस रिपोर्ट आती है, ये सब गवर्नमेंट निकालती है। इवन आजकल देखोगे तो कोरोना रिपोर्ट्स भी निकालती है सरकारें, रोज पेपर में आता है कितने लोगों को कोरोना हुआ, कितने एक्टिव हुए, कितने ठीक हुए, तो उससे हमको जानकारी होती है। वैसे कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होते हैं, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स आती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आती है। तो आपको जैसा काम है आप उस रिपोर्ट को उठाओ पढ़ लो। वैसी कमिटीज की रिपोर्ट भी आती है, जैसे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स बनती है, भाभा कमेटी की रिपोर्ट आती है रिसर्च में। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के पेपर भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी रिसर्च ब्यूरो के पेपर, ये सारे नाम याद कर लेना जरूरी है कि पब्लिश सोर्सेस में क्या क्या आता है, ये करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिकल रिसर्च ब्यूरो आता है, ठीक है। फिर अलग अलग मैगजीन्स आती है जिसको पढ़ के आप जानकारी ले सकते हो। रिपोर्ट्स आती है ट्रेड यूनियन की, स्टॉक एक्सचेंज की। फिक्की का फुल फॉर्म याद रखना है, FICCI का फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। तो बच्चों आपको अगर सेकेंडरी डाटा चाहिए तो आपको खुद मेहनत नहीं करनी है, बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने आपको रिपोर्ट बना के दे दी है, आप उनकी रिपोर्ट पढ़ लो। ये लिस्ट है ऑर्गेनाइजेशंस की, नाम याद कर देना। फिर होते हैं अनपब्लिश्ड सोर्स, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक के सामने नहीं है, अगर आपको चाहिए तो रिक्वेस्ट करके लेनी होगी। जैसे मुझे अगर किसी का बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए, आधार डिटेल्स चाहिए, तो ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। मेरे को क्या करना होगा, बेसिकली रिक्वेस्ट करके डिटेल मांगना होगा। तो ये आपका सेकेंडरी डाटा का बेटा कंसेप्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन जो लगभग बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिस्टिक में और पूछा जाता है, वो ये है कि जब हम सेकेंडरी डाटा यूज करते हैं तो आंख बंद करके करना चाहिए कि प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, समझो। अजय नाम का एक पर्सन है, उसके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया। तो अब एक बात बताओ, अगर अजय के पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया है तो ये प्राइमरी डेटा है कि सेकेंडरी डेटा है? जिसे होता है बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड में आता है, तो ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? ये फॉरवर्ड होके आया है तो ये व्हाट्सएप मैसेज सेकेंडरी डाटा है। अब अजय ने क्या किया, बिना इसे पढ़े, अजय ने बिना इसे पढ़े करीबन 200 लोग को फॉरवर्ड कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। बाद में पता लगता है कि इसने जो ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड किया था फेक था। तो अब अजय को जेल होगी कि नहीं, आप ये बताओ, यस और नो? जेल होगी कि नहीं होगी अजय को? इसने एक भड़काऊ व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया बिना चेक किए कि सही है कि गलत, 200 लोग को भेज दिया। अब ये फंसेगा कि नहीं फंसेगा? फंसेगा। तो इससे क्या गलती हुई कि जब इसने सेकेंडरी डाटा को यूज किया तो इसने प्रिकॉशन नहीं लिया, सावधानी नहीं बरती, डज नॉट टेक प्रिकॉशन। कभी भी व्हाट्सएप पे कुछ फॉरवर्ड करो ना तो देख समझ के करो, बिना सोचे समझे कभी मत करना। तो अजय से एक बहुत बड़ी गलती हुई कि उसने बिना सोचे समझे सेकेंडरी डाटा का इस्तेमाल कर दिया। तो प्रोफेसर बाउली ने ये बोला है कि कभी कोई चीज अगर पब्लिश्ड हो तो उसको बिना सोचे समझे इस्तेमाल मत करो, ये बिल्कुल सेफ नहीं है, आपको कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए। इट इज नेवर सेफ टू टेक पब्लिश स्टैटिस्टिक एट देयर फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब ओरिजिनल वैल्यू, विदाउट देयर मीनिंग एंड लिमिटेशन। किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हैं तो उसके मायने या मीनिंग समझे बिना मत पढ़े, नुकसान हो जाएगा। तो सेकेंडरी डाटा आप कलेक्ट करोगे या कहीं और से जानकारी कलेक्ट करोगे तो उसके कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे क्या क्या लिमिटेशंस या कुछ कुछ प्रिकॉशंस आपको बरतने हैं। तो सबसे पहले सूटेबिलिटी आप देख लो। सूटेबिलिटी देखने का मतलब है आप ये एंश्योर करो
कि आपको सेकेंडरी डाटा जो चाहिए आपको एक काम के पर्पस के लिए चाहिए। फालतू में इंफॉर्मेशन कलेक्ट मत करो, डोंट वेस्ट द इंफॉर्मेशन। आप उतनी ही जानकारी कलेक्ट करो जितने की आपको जरूरत है। दूसरी चीज आप ये करो कि आप मैं जितना टिक कर रहा हूं वो पढ़ना। आप जिस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो और जहां से कलेक्ट कर रहे हो देख लो रिलायबल है कि नहीं। आप देख लो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इंफॉर्मेशन बनाई थी, जिसे आप कलेक्ट कर रहे हो वो रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं। जिस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आपने जानकारी दी वो रिलायबल है कि नहीं। जिस तरीके से आपने जानकारी दी वो रिलायबल या डिपेंडेबल है कि नहीं। और ये चेक कर लो कि आपकी जानकारी एक्यूरेट है कि नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो आप किसी और की इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हो तो देखो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। दूसरा, उस इंफॉर्मेशन पे आप रिलायबल हो सकते हो कि नहीं, ये डिपेंड कर सकते हो कि नहीं। कम से कम ये दो चीज देखो। तीसरा ये देखो कि आपने जो सेकेंडरी डाटा कलेक्ट किया है वो एडिक्वेट है कि नहीं, इससे आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि आपको और कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मुझे स्टूडेंट के अगर मार्क्स चाहिए, मार्क्स पता करने हैं, तो सबसे पहले सूटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब किस क्लास के मार्क्स। तो मैं बोलता हूँ क्लास 11 कॉमर्स के। फिर ये मार्क्स मैं किससे कलेक्ट करूं, तो क्लास टीचर से कलेक्ट करूं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्लास टीचर जो मार्क्स मुझे बताएगी वो रिलायबल होंगे। और तीसरी बात, जब मैं मार्क्स कलेक्ट करने गया हूं तो मैं लगभग सारे स्टूडेंट के मार्क्स कलेक्ट करूं ताकि मैं एक एडिक्वेट रिजल्ट बता सकूं। तो आपके सिर के ऊपर से बात नहीं जानी चाहिए। जब आप किसी की दूसरे की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये ध्यान रखिए वो सूटेबल होनी चाहिए, मतलब आपके पर्पस को सूट करनी चाहिए, वो डिपेंडेबल होना चाहिए, कल को आपके साथ धोखा ना हो। और तीसरा, एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब जितनी आपको जरूरत है उतना होना चाहिए। अब आप बताओ, आपको मेरी कहीं कहीं बात समझ आई कि नहीं आई, कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना, हैंड रेस करके बताओ या मुझे रिपीट करना पड़ेगा, फटाफट बोलो। आपको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब सुनो मेरी बात को, आपको अभी तक मैंने स्टैटिस्टिक में 2 थ्योरी चैप्टर करा दिए हैं, ठीक है। एक स्टैटिस्टिक का इंट्रोडक्शन करा दिया, मेरे को लगता है एकदम अच्छे से समझ आया होगा, इसमें दिक्कत नहीं है सारी चीजों में। इसमें मैंने आप लोग को इम्पोर्टेंस सेल्फ करने बोला था। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा ना बेटा तो मैं आपको चलो इम्पोर्टेंस पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये तो बहुत अच्छे से करना कि स्टैटिस्टिक का क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स में। ये मैं आपको खुद ही पढ़ा देता हूँ, आप समझ लो। सबसे पहला, स्टैटिस्टिक का ये महत्व है इकोनॉमिक्स में कि हमारे देश की जितनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको स्टैटिस्टिक इन नंबर से शो कर देता है। जैसे हमारे देश में अगर मैं बोलूंगा तो पॉवर्टी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यार ये सब अगर इतनी बड़ी दिक्कतें हैं तो ये सब हमारे देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई, ये सब हमारे देश की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब स्टैटिस्टिक इसमें क्या करता है, तो स्टैटिस्टिक इस प्रॉब्लम्स को ना इन नंबर से शो कर देता है ताकि गवर्नमेंट को एक्चुअल फिगर पता रहे। जैसे पॉवर्टी में वो बता देगा कि कितना परसेंट लोग पुअर है, अनएम्प्लॉयमेंट में बता देगा कितना परसेंट लोग पुअर है, ओवर पॉपुलेशन में बता देगा उतने नंबर जितने से हम ओवर पॉपुलेटेड है। जैसे पहले हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ होती थी, अब हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ हो गई है। तो हमारी पॉपुलेशन कितना ज्यादा बढ़ी, तो हमारी पॉपुलेशन 50 करोड़ बढ़ी। तो जब गवर्नमेंट को इन नंबर्स पता लगता है कि कितनी पॉवर्टी है या कितना अनएम्प्लॉयमेंट है या कितना ओवर पॉपुलेशन है, तो फिर वो उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझिए कि देश की जितनी भी समस्याएं हैं स्टैटिस्टिक उन्हें क्या करता है, इन नंबर्स कन्वर्ट कर देता है। आप बताइए आपको बात समझ आए कि नहीं। जब कोई चीज नंबर में कन्वर्ट होती है तो उसको समझना आसान हो जाता है। आप कैसा पढ़ते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर मेरे को आपके नंबर्स पता लग जाए तो मैं ये चीज बता पाऊंगा। आप बताओ, आपको फर्स्ट पॉइंट सब लोग को समझ आया कि नहीं आया? दूसरा इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक का क्या है पता है, स्टैटिस्टिक कंपैरिजन में बहुत मदद करता है। ये 2 तरह के कंपैरिजन करता है बेटा, इंटर सेक्टरल कंपैरिजन भी करता है और इंटर टेम्परल कंपैरिजन भी करता है। आपको मैं दोनों समझा दे रहा हूं, समझ लो इंटर सेक्टरल क्या होता है और इंटर टेम्परल क्या होता है। पहले बात करते हैं इंटर सेक्टरल की। तो जैसे मैं बोलता हूं, मैं कंपैरिजन जो है स्टैटिस्टिक के थ्रू
कॉमर्स की क्लास और पीसीएम के क्लास के बीच करूंगा तो ये दोनों अलग अलग सेक्टर है, इनके बीच अगर कंपैरिजन करता हूं तो उसको इंटरसेक्टरल बोलते हैं। और जब मैं इंटरटेम्परल बोलता हूं तो ये होता है विद इन द ग्रुप। मतलब अगर मैं बोलता हूं कॉमर्स एक ग्रुप है और कॉमर्स के अंदर में गर्ल्स और बॉयज के बीच कंपैरिजन करूं तो ये इंटरटेम्परल है। तो स्टैटिस्टिक बहुत ज्यादा कंपैरिजन में काम आता है। इसमें आप दो कैटेगरीज के बीच कंपैरिजन कर सकते हैं, इसको इंटरसेक्टरल बोलते हैं। जैसे कॉमर्स एक कैटेगरी हो गई, पीसीएम एक कैटेगरी हो गई, या इंटरटेम्परल कंपैरिजन भी कर सकते हैं। मतलब आपकी जो कैटेगरी, आपका जो ग्रुप है, उसके अंदर भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। आप बताओ आपको इंटरसेक्टरल और इंटरटेम्परल समझ आया कि नहीं? हैंड रेस करके। इंटरसेक्टरल और इंटरटेम्परल समझ आया कि नहीं आया? जब दो कैटेगरीज में कंपैरिजन हो तो इंटरसेक्टरल, और आपकी कैटेगरी के अंदर ही कंपैरिजन हो तो इंटरटेम्परल। तो जैसे अगर मैं बोलता हूं एक कंपैरिजन जो हो रहा है वो सिक्स एंड क्रिश्चियंस के बीच हो रहा है, तो ये क्या है? इंटरसेक्टरल है कि इंटरटेम्परल है? ये इंटरसेक्टरल है कि इंटरटेम्परल है? ये बोलो, फटाफट बोलो। ये इंटरसेक्टरल है, ये इंटरसेक्टरल है, दो अलग अलग कैटेगरीज। ठीक है, आउट ऑफ ग्रुप कंपैरिजन होगा, एग्जैक्टली। ठीक है, और अगर मैं ये बोलता हूं कि क्रिश्चियंस में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच कंपैरिजन हो रहा है, तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच हो रहा है तो टेम्परल। तो आप ये सीखिए बात को कि स्टैटिस्टिक आपको कंपैरिजन करने में मदद करता है। आप दो कैटेगरीज के बीच भी कंपैरिजन कर सकते हैं, कैटेगरीज के अंदर भी। ध्यान से सुनो, पहला इंपॉर्टेंस क्या था? देश की जितनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको ये नंबर्स में शो करता है ताकि उनको आराम से सॉल्व किया जा सके। दूसरा, इसमें कंपैरिजन करना आसान है। तीसरा, इसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप निकाल सकते हो। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन मतलब रीजन होता है, रीजन फॉर द प्रॉब्लम, रीजन फॉर दी प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि स्टैटिस्टिक में पेट्रोल प्राइस निकाल दिए गए, बता दिया गया कि भाई पहले पेट्रोल प्राइस 80 रुपए था, अब पेट्रोल प्राइस 100 टच कर गया है, तो मतलब ये एकदम खतरे की घंटी है गवर्नमेंट के लिए। अब प्राइस कंट्रोल नहीं हुए तो सरकार गिर भी सकती है, बहुत ज्यादा प्राइस राइज है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इसके कारण जानना चाहेगी, रीजन जानना चाहेगी कि इतना रेट बढ़ा तो क्यों बढ़ा। तो आप एक बात बताओ, अगर ये नंबर पता नहीं होते 80 और 100, तो क्या हमें पता लगता है कि कभी भी पेट्रोल का रेट बढ़ा है? और अगर ये पता नहीं लगेगा तो हम रीजन जानना चाहेंगे क्या? नहीं जानना चाहेंगे। तो जब रीजन नहीं पता लगेगा तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? तो स्टैटिस्टिक क्या है? आपको रीजंस पता करने में मदद करता है, सॉल्यूशन पता करने में मदद करता है। वैसे देश में जितनी इकोनॉमिक थ्योरी बनती है सब स्टैटिस्टिक के बेस पर ही बनती है। स्टैटिस्टिक में नंबर्स देखे जाते हैं, उसके हिसाब से थ्योरीज बनाई जाती है स्टैटिस्टिक की। आगे फ्यूचर में देश कैसा चलेगा ये इसमें ये बताने में भी स्टैटिस्टिक बहुत मदद करता है। ठीक है, और ये जानने के लिए कि कब हमारा देश मैक्सिमम प्रॉफिट पे पहुंचेगा, इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, स्टैटिस्टिक बहुत हेल्प करता है। तो ये सारे स्टैटिस्टिक के इंपॉर्टेंस हो गए जो मैंने आपको करवाए। मैंने आपको स्टैटिस्टिक साइंस आर्ट करवाया है, आपको मैंने लिमिटेशन डिस्ट्रस्ट करवाया है, और मेरे को लगता है आप ये कर पाओगे। आपको प्राइमरी डाटा मैंने पूरा करवा दिया, सेकेंडरी डाटा मैंने पूरा करवा दिया, और मेरे को एकदम अच्छे से समझ है कि आपको बन गया है। आप सभी लोग हैंड रेस करो, क्या आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से आ गए हैं? आप सभी लोग हैंड रेस करो, आपको ये दोनों चैप्टर एकदम अच्छे से आ गए हैं? हाँ या ना, फटाफट बोलना। क्या आपको ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से आ गए हैं? देखो, थ्योरी चैप्टर 3-4 ही है स्टैटिस्टिक में, फिर फुल न्यूमेरिकल चालू हो जाएगा, और अपन जुलाई के महीने में बहुत आगे तक इसको कर चुके होंगे, है ना? तो रेगुलरली क्लास में इसको अच्छे से पढ़ते रहो। ये नोट्स तो मैंने आपको भेज ही दिया है। कल मैं आपको एक टेस्ट दूंगा बेटा, आप सबको टेस्ट देना है कल इसका।
ठीक है, कल मैं टेस्ट दूंगा स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर 1 और 2 का। आपका जो टेस्ट होगा सुन लेना, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट होगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा आपका। ठीक है, टेस्ट 25 मार्क का होगा। टाइमिंग ईशान सर इन्फॉर्म कर देंगे आपको। ठीक है, तो कल टेस्ट के लिए तैयार रहो। आज मैं एक नया टॉपिक आप लोग को स्टार्ट करवा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लो। अब आपने ये तो जान लिया जैसे कि हमारे पास दो तरह के डाटा होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। आपको ये तो पता लग गया। हाँ, वैसे ही आपको ये तो पता लग गया कि आपके डाटा दो तरह के होते हैं, प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। अब आप ये पढ़ लो कि आपका मेथड ऑफ कलेक्शन नॉर्मली क्या होना चाहिए। मतलब आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डाटा प्राइमरी है सेकेंडरी है, मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब आपको डाटा कलेक्ट करने भेजा जाए तो आप किस मेथड से कलेक्ट करना चाहेंगे। आप दो मेथड का यूज कर सकते हो, एक मेथड होता है सेंसस और एक मेथड होता है सैंपल। दो तरीके से डाटा कलेक्शन होता है, याद रखना। मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा दो प्रकार है, एक कहलाता है सेंसस और एक कहलाता है सैंपल। पहले तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, आप लोग जो लोग क्लास शुरू से अटेंड कर रहे हो, एक एरिया जहां से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है या डाटा कलेक्ट करना है, उस एरिया को क्या कहते हैं। उस एरिया का मैंने आपको एक नाम बताया, उस एरिया को क्या कहते हैं बताओ। जिस एरिया से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है उस एरिया को क्या कहा जाता है, आप मेरे को बताओ। वेरी गुड आशुतोष, वेरी गुड बेटा। और बाकी लोग बताओ क्या बोला जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे को क्लास 11 कॉमर्स में भेजा गया है वहां के बच्चों के मार्क्स पता करने, तो आपकी जो क्लास 11 कॉमर्स है मेरे लिए क्या कहलाएगी बताओ। क्या बोलेंगे? केवल आशुतोष ने आंसर दिया, बाकी लोग बोलो क्या आंसर होगा। वो एरिया जहां से डेटा कलेक्ट होता है उस एरिया को क्या बोलते हैं? किसको पता है आप लोग में से? संस्कृति, याशिका बताओ। चलो मैं बता रहा हूं यार, ध्यान से सुनो। जिस एरिया से तुमको डाटा कलेक्ट करना होता है उस एरिया को पॉपुलेशन कहा जाता है, ये मैंने तुमको पहले भी बताया है। जिस एरिया से डेटा कलेक्ट किया जाता है उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। तो अगर तुम्हारी क्लास 11 कॉमर्स है तो मेरे लिए ये एक पॉपुलेशन है। मैं तुम लोग को पर्सनली नहीं जानता हूँ, मुझे तुम्हारे नंबर्स से मतलब है। तो तुम लोग हो एक पॉपुलेशन और तुम्हारे जो मार्क्स है वो मेरे लिए हो गए डेटा जो मुझे कलेक्ट करने हैं। अब आप मेरे को पहले बताओ पॉपुलेशन और डेटा का मतलब समझ आया कि नहीं आया? पॉपुलेशन और डेटा का मतलब समझ आया कि नहीं आया ये बता दो। आ गई? अगर मैं तनीषा को कहता हूं कि तनीषा आप रायपुर सिटी को पूरा कवर करो, रायपुर सिटी को कवर करो और मुझे डिटेल लाके दो, ध्यान से सुनो, डिटेल लाके दो कि यहाँ पे 30+ कितनी फीमेल्स हैं और उनमें से वो कितनी अर्न कर रही है, कितना पैसा अर्न कर रही है। तो इसमें से बताओ डेटा क्या है और पॉपुलेशन क्या है। डेटा क्या है और पॉपुलेशन क्या है ये बताओ। तनीषा को मैंने बोला है रायपुर शहर में आप उन फीमेल्स का डेटा कलेक्ट करो जिनकी एज 30+ है और जो इनकम अर्न कर रही है। यहाँ पर आपकी रायपुर क्या है, अर्चना ने तो बता दिया, बाकी लोग। यहाँ पे आपकी ये जो रायपुर सिटी है ये आपकी पॉपुलेशन है, ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया है। और जिन 30 फीमेल्स की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे वो आपका डेटा है, वो आपका डेटा है। ठीक है, अब आप जब कलेक्ट करने जा रहे हो तनीषा तो आप दो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप सेंसस का इस्तेमाल करिए या तो सैंपल का इस्तेमाल करिए। अब मैं आपको दोनों का मतलब सिखा दे रहा हूँ, सेंसस और सैंपल का, आप अच्छे से समझ लो। इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे जो पढ़ा रहा हूँ। तनीषा को टास्क दिया गया है, टास्क आप समझ गए हो क्या है। एंटायर रायपुर सिटी में, रायपुर सिटी में ये जाए, वहां पे जितनी फीमेल्स कितनी है 30+ है और जो वर्किंग है मतलब जो इनकम अर्न कर रही है उनका डिटेल लेकर आए। तो यहाँ पे 30+ फीमेल डेटा हो गई और रायपुर सिटी आपकी पॉपुलेशन हो गई। पहले आप हैंड रेस करो, इतनी बात समझ आई कि नहीं जो मैंने लिखा है। तनीषा को काम सौंपा गया है, ये इन्वेस्टिगेटर है,
ये इन्वेस्टिगेटर है, इसे काम क्या सौंपे कि तुम रायपुर सिटी जाओ और जितनी महिलाएं 30+ के ऊपर हैं उनका डिटेल कलेक्ट करके लाओ, ये इसको काम सौंपा गया है। ठीक है, अब जब तनीषा रायपुर में ईच एंड एवरी हाउस विजिट करती है, ईच एंड एवरी हाउस विजिट करती है, वहां पर हर एक फीमेल से डिटेल देती है। ठीक है, एवरी फीमेल का डिटेल वो लेती है, एक को भी रायपुर में एक फीमेल को भी नहीं छोड़ती है, हर एक फीमेल का डिटेल देती है। तो इसे हम सेंसस मेथड बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा मेथड जहां पर जितनी भी पॉपुलेशन हुआ हर एक डाटा को कलेक्ट करना सेंसस मेथड कहलाता है। और यदि तनीषा रायपुर जाती है और रायपुर में हर घर ना जाकर वो फ्यू हाउसेस के डाटा कलेक्ट करती है, कुछ घर के डाटा कलेक्ट करती है और उनको वो बोलती है कि बाकी भी वैसे ही होंगे, रेस्ट भी वैसे ही होंगे, रेस्ट ऑल आर सेम, तो इसको हम लोग सैंपल मेथड बोलते हैं। आपको और सिंपलीफाई कर देता हूं अगर ये बात नहीं समझ आई। आपकी जो क्लास 11 है ये मेरे लिए एक पॉपुलेशन है, यहाँ पे अभी 46 बच्चे हैं, 46 स्टूडेंट हैं। मैं आपकी क्लास में आया हूं आपके नंबर पता करने के लिए, तो आप लोग मेरे लिए डाटा हो। अगर मैं ऑल 46 स्टूडेंट के मार्क्स एक एक करके आपसे पूछूं, सारे 46 बच्चों के मार्क्स मैं पूछूं, तो इसको मैं कहूंगा सेंसस मेथड। और यदि मैं 5 स्टूडेंट के मार्क्स पूछूं और उसके हिसाब से बोल दूं कि रेस्ट स्टूडेंट ऑल्सो परफॉर्म्ड सेम, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सैंपल हो जाएगा। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं कि जब आपको डाटा कलेक्ट करने भेजा जाता है, आप ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को जब सिलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करते हैं तो वो सेंसस है, और जब कुछ इंफॉर्मेशन को लेकर आप रिजल्ट शो कर देते हो तो वो सैंपल है। अब आप बताओ, आपको सेंसस और सैंपल समझ आया कि नहीं आया? आपको सेंसस क्या है, सैंपल क्या है, समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? जैसे 100 लोगों की भीड़ है, मैं बोलता हूँ 100 पीपल है, आप बताओ मैं अगर ईच एंड एवरी पीपल का डिटेल कलेक्ट करूं, मैं ईच एंड एवरी पीपल का डिटेल कलेक्ट करूं, तो ये सेंसस है कि सैंपल है? बोलो फटाफट बोलो, जवाब चाहिए। सोनल ने बोला, भवलीन ने बोला, मार्क ने बोला, तनीषा ने बोला, मार्क सब ने बोला, लगभग सबको समझ आ गया। ये यार सेंसस है। और मैं फ्यू पीपल्स, कुछ लोगों का डिटेल लूं और बोल दूं बाकी भी वैसी हैं, तो ये क्या है? तो आई होप आपको सेंसस और सैंपल समझ आ गया होगा। एक बात बताओ, इंडिया की जब पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, भारत की जब पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, तो सेंसस होगा कि सैंपल होगा? इंडिया की जब पॉपुलेशन काउंटिंग करेंगे तो सेंसस होगी कि सैंपल होगी? सेंसस होगी, हर एक घर में जाके पूछा जाएगा, हर एक घर में जाके पूछा जाएगा। ठीक है, तो ना आपने इस बात को एकदम दिमाग में ना बच्चों बिठा लो और समझ लो। हमको अब ये पढ़ना है कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है, तो हमारे पास 2 तरीके हैं, एक सेंसस एक सैंपल है। तो इसको हम लोग मंडे को कंप्लीट करेंगे। कल आप लोग क्या करिए, आपको मैंने जो पहली शीट भेजी है ना, चैप्टर नंबर 1 और 2, इसका मिलाकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट दे दो, चैप्टर नंबर 1 और 2 का, और आप लोग बहुत अच्छे से दोगे, मेरा विश्वास है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। इतना हम पढ़ रहे हैं, कल टेस्ट देंगे और आगे मंडे को पढ़ाई करेंगे। ठीक है।